नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अंतर भारती मराठी कक्षा 10वीं इसकी इकाई 1 से चौथा अध्याय चिल्ड्रन ऑफ हेवन यह लेकर आई हूँ, जिसे रेणु गावस्कर जी ने लिखा हुआ है। इनका जन्म 1953 में हुआ है। चिल्ड्रन ऑफ हेवन यानी स्वर्ग के बच्चे, ठीक है। या प्रसिद्ध लेखिका आणि समाजसेविका, आम्ही युवा या न्यासाच्या अध्यक्षा तसेच या मुलांचे भवितव्य घडवणाऱ्या एकलव्य न्यासाच्याही त्या प्रमुख आहेत। यानी जिन्होंने इस लेसन को लिखा है रेणु गावस्कर जी, वे बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। जैसे कि अभी हमने सिंधुताई सपकाळ जी के बारे में जब पढ़ा, वो भी समाज सेविका है बहुत बड़े स्तर की। उसी तरीके से रेणु गावस्कर जी भी समाज सेविका है, ठीक है। अफलातून गोष्टी हरवले ते गवसले, आमचा काय गुन्हा, गोष्ट जन्मांतरीच्या, मालक नको पालक व्हा, निशब्द झुंज हे त्यांचे ललित लेखसंग्रह प्रसिद्ध आहेत। यानी इनके इतने ललित लेख संग्रह हैं जो कि प्रसिद्ध हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं ना। प्रस्तुत पाठात लहानग्या जहिराला बूट मिळवून देण्याची अलीची धडपड दिसून येते। तसेच त्याला आलेले अपयश मनाला चटका लावून जाते। गरीब कुटुंबातील अली आणि जहिरा या भावंडांच्या निरागस प्रेमाचे चित्रण या पाठात केलेले आहे। इस लेसन में हम देखते हैं कि एक भाई और एक बहन है। जो भाई है उसका नाम अली और जो बहन है उसका नाम जहिरा है ना। तो यहाँ पे अब हम लेसन को शुरू कर रहे हैं। उनके जीवन में कैसे गरीबी में से वो दिन निकालते हैं और फिर कैसी कैसी परेशानियाँ उनके सामने आती है, उसके ऊपर ये पूरा लेसन लिखा गया है, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ हेवन ही चित्रपट कथा आहे आणि अली आणि जहिरा या दोन भावंडांची आहे। यानी ये जो चिल्ड्रन ऑफ हेवन है, इसके ऊपर एक फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है और इसमें दो भाई बहन है, जहिरा और अली, है ना। एका अतिशय गरीब घरातील पाठीला पाठ लावून आलेली ही भावंड, एकदम गरीब घर में इन्होंने जन्म लिया। एक के मतलब पहले अली आया और अली के बाद में जो है जहिरा आई। मोठा अली तिसऱ्या इयत्तेत शिकतोय तर जहिरा नुकतीच पहिलीत गेलेली आहे। जो बड़ा लड़का अली है वो तीसरी क्लास में चला गया, थर्ड में चला गया, और जहिरा जो है वो अभी जस्ट पहली में गई हुई है, फर्स्ट में गई हुई है। मुळात हातावरचं पोट असलेल्या घरातील गृहिणीला जाहिराच्या आईला असं दुखणं जडलं आहे की घरात येणाऱ्या तुटपुंज्या रकमेतले बरेचसे पैसे औषध पाण्यात जात आहेत। अब जो जहिरा और अली की मम्मी है, इन लोगों का एक तो काम क्या है, इनके पिता का वगैरह हाथावरचं पोट, यानी रोज कमाओ और रोज खाओ, इसको बोलते हैं हाथावरचं पोट। यानी हाथ से जितना काम करोगे उतना मिलेगा, उतना खाएंगे, है ना, इस तरीके से। और इनकी माँ को उसी में इस तरीके का कुछ रोग हो गया है या बीमारी हो गई है कि इतना तुटपुंजा जो पैसा आता है, थोड़ा मोड़ा जो पैसा आता है, उसमें से भी बहुत सारा तो उनकी दवाई में चला जाता है। पुन्हा आई सतत आजारी असल्यानं या दोनही मुलांना घरच्या बाहेरच्या कामाची आघाडी सांभाळावी लागते, ते वेगळंच। और माँ कंटिन्यू जो बीमार रहती है, उनके कारण इन दोनों बच्चों को, अली और जहीरा को, जो है घर और घर के बाहर के सारे जो भी काम है वो संभालने पड़ते। आणखी एक सांगायचं राहिलं ते म्हणजे जहिरा अलीला एक तानुला भावंड आहे। और एक और बात बताने की रह गई है, लेखिका बोल रही है कि जहिरा और अली जो है उनको एक और छोटा सा, तानुला मतलब छोटा सा, एक भाई और है, भाई या बहन जो भी भावंड है ना। मात्र अशी प्रतिकूलता असली तरी हे कुटुंब मोठ्या आनंदात आहे। अब लेखिका बता रही कि भले ही प्रतिकूल वातावरण है, बिल्कुल सब कुछ विपरीत है इनके, है ना, न खाने को ठीक से, न रहने को ठीक से, न कुछ घर में अच्छा है, फिर भी ये जो कुटुंब है, यानी ये जो परिवार है, कुटुंब यानी परिवार, बड़े आनंद से रह रहा है। खास करून अली आणि जहिराची अगदी गट्टी आहे। खास करके जो जहिरा और अली है, इन दोनों की बहुत अच्छी जमती है। गट्टी मतलब जमना। एकमेकांवर मनापासून प्रेम करणारी ही भावंड काही पथ्य कटाक्षानं पाळतात। म्हणजे असं की आपसातली भांडणं ती कधीच आपल्या आई आणि बाबांपर्यंत नेत नाही। यानी कुछ बातें एक दूसरे के ऊपर ये भाई बहन बहुत ज़्यादा प्रेम तो करते ही है, परंतु साथ ही साथ वो एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि दोनों के बीच में कोई भी अगर लड़ाई हो तो वो लड़ाई उनके मम्मी पापा तक नहीं जानी चाहिए। इतपर्यंत चित्रपट संथ गतीनं पुढं जातो। अब यहाँ तक अगर हम पिक्चर देखते हैं तो ये जो पूरी जो अभी हमने देखी कहानी, यहाँ आने तक कि ये बच्चे अपनी लड़ाई झगड़े अपने माँ बाप को नहीं बताते और परिवार में किस तरीके का वातावरण है, कैसी गरीबी छाई हुई, यहाँ तक तो पिक्चर जो है बड़ी अच्छी एकदम धीमी गति से, संत गति से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पण नंतर
नंतर मात्र या भावंडाच्या आयुष्यात अशी एक घटना घडते की त्यामुळे त्याचं सारं आयुष्यच बदलून जातं. लेकिन बाद में इस स्थिति के बाद में, यहाँ तक कि पिक्चर के बाद में जो है इनके जीवन में एक ऐसी घटना घडते की ये जो भाई बहन आहे इनका जो पूरा जीवन ही बदल जाता है. होतं असं की जाहिराचे बूट अगदी जुने आणि जीर्ण झालेले असतात, पण झहिराला शाळेत बूट घालून जाणं अनिवार्य असल्यामुळं अली तेच बूट पुन्हा एकदा शिवायला घेऊन जातो. यानी जैसे कि दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो है शूज़ पहन के जाना अनिवार्य है. और जो ज़हीरा है उसके जो जूते हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, एकदम जीर्ण शीर्ण, यानी बिल्कुल फट टूट गए हैं. पर ज़हीरा जो है अगर शूज़ न पहने तो उसके स्कूल में नहीं लिया जाएगा. इसलिए उसका भाई जो है अली वो फिर से एक बार उसके जो बूट है वो सिलवाने के लिए लेके जाता है. त्याचवेळी आईनं उधारीवर भाजी आणायला सांगितल्यानं ज़हीराचे बूट दुकानाच्या दर्शनी भागातल्या एका खोबणीत ठेवून अली आत जातो. अब यहाँ पर उसी समय जब वो जूता सुधारने के लिए सिलवाने के लिए जा रहा है, उसी समय अली की जो माँ है उन्होंने कहा है कि सब्जी वाले के यहाँ से उधारी में सब्जी भी लेकर आ जाओ. अभी वो पहले सब्जी लेने के लिए जाता है और दुकान का जो दर्शनी भाग यानी बाहर का भाग जो रहता है उसमें एक खोबड़ी बनी हुई है, मतलब जूते चप्पल रखने की जो ऐसी खुली सी जगह है, वहाँ पर उसने वो जूते उसके बहन के रख दिए हैं. उधारीवर कांदे बटाटे सांगितल्यानं अलीला अर्थातच दुकानदाराची बोलणी खावी लागतात. अभी वो उधारी पर जो प्याज और आलू यानी पटेटो मांगता है, तब उसको दुकानदार जो है कुछ न कुछ उल्टा सुलटा बोलता है. बाहेर येतो तर बूट गायब झालेले असतात. जब वो बाहर आता है देखता है वो जो शूज़ है वो भी गायब हो गए. कचरा गोळा करणारे लोग ते टाकाऊ बूट गाडीत टाकून देतात. अभी कचरा वहाँ पे जो इकट्ठा करने के लिए कचरे वाले लोग आते हैं वो उन शूज़ को टाकाऊ शूज़ यानी फालतू शूज़ समझकर और फेंक देते हैं कचरे में, है ना, कचरे की गाड़ी में. अलीला कमालीचा धक्का बसतो. अब अली जो है वो एकदम धक्का हो जाता है. उसको इस बात का बड़ा धक्का बैठता है कि उसकी बहन के जो जूते हैं वो फेंक दिए गए. घरी आल्यावर घडलेली सर्व हकीकत तो ज़हीराला सांगतो. घर पे आने के बाद वो सब ज़हीरा को बताता है कि क्या हुआ. आता बूटच नसल्यानं ज़हीरानं शाळेत जायचं कसं, हा यक्ष प्रश्न दोघा भावंडांपुढे उभा रहता. अब बूट ही नहीं है, शूज़ ही नहीं है, तो वो स्कूल कैसे जाएगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न यानी बड़ा सा प्रश्न दोनों भाई बहनों के बीच में सामने खड़ा हो जाता है. पुन्हा आईवडिलांपाशी यातलं काही सांगायची सोय नसते. त्यांच्या पैसे नसल्यानं त्यांना बूट तर घेऊन देता येणार नाहीतच व त्यांना त्याचं दुःख होईल अशी भीती दोघांना वाटत असे. अब ये बात जो है माँ बाप को तो उनको बताना ही नहीं है, क्योंकि उनके पास एक तो पैसे नहीं है, वो उनको शूज़ लेकर भी नहीं दे सकते, और उसके बाद में उनको इसका शूज़ घूम गया और अभी स्कूल नहीं जा सकेगी, इस बात का दुख भी होगा. ये डर भी दोनों भाई बहनों को लग रहा था. तो वो मन ही मन में बड़े उदास थे. दोघं खूप विचार करतात, दोनों बहुत विचार करते. शेवटी अली या संकटातून मार्ग काढतो और बाद में अली को एक आइडिया आता है और वो इस संकट में से इस घडी में से एक मार्ग निकलता है, एक रास्ता निकलता है कि ज़हीराची शाळा सकाळची आहे तर अलीची दुपारची आहे. दोनों भाई बहनों में एक की सुबह की स्कूल, एक की दोपहर की स्कूल आहे. तर ज़हीराने सकाळी अलीचे बूट घालून जावे, तो दुपारी धावत येऊन अलीला ते बूट द्यावेत व अलीनं ते बूट घालून शाळेला धावतच सुटावं असं ठरतं. अब यहाँ पे दोनों भाई बहनों ने सोचा कि ज़हीरा जो है उसकी स्कूल सुबह की है, तो वो जो है अली के बूट पहन के जाएगी, शूज़ पहन के जाएगी और स्कूल छूटने के बाद वो भागते हुए घर आएगी. फिर अली जो है वो उन शूज़ को पहनेगा और फिर वो भागते हुए स्कूल चला जाएगा. अलीच्या सुपीक डोक्यातला निघालेला हा काहीसा वेगळाच तोडगा निभावताना ह्या भावंडांना रोज़ नव्या संकटाला सामोरे जावं लागतं. अब रोज़ जब ये इस तरीके से करते तो नई नई संकटें उनके सामने आ जाती थी. रोज़ शाळा सुटल्यावर ज़हीरा कितीही जीव तोडून घरी पळत सुटली तरी ती अलीला वेळेत बूट आणून देऊ शकत नाही. यानी स्कूल छूटने के बाद में ज़हीरा जो है अगर कितनी भी तेज़ भागी तो वो सही समय पर घर पहुंच नहीं सकती थी और उसके कारण अली भी सही समय पर जो है स्कूल नहीं पहुंच सकता था. परिणामी अलीला शाळेत पहुंचायला रोज़च उशीर व्हायला लागला. इसलिए जो अली है उसको रोज़ स्कूल में जाने को देर होने लगी. उशीर यानी देर. इतका की हेडमास्टर या पहिल्या नंबराच्या मुलाला शाळेत येण्याची बंदीच करतात. इतना देर उसको रोज़ होने लगा कि जो उसके टीचर है उन्होंने उसको स्कूल आने के लिए मनाही कर दिया कि तू स्कूल ही मत आया कर, है ना. और ये कैसा लड़का था, पहले नंबर का, यानी हमेशा स्कूल में पहला नंबर लाता था. अलीवर मनापासून प्रेम करणाऱ्या एका
शिक्षिका मदतीने त्याची इस संकटातून सुटका होते, हा भाग वेगड़ा। और फिर ये जो संकट उसके ऊपर आ जाता है कि उसको टीचर बोलते हैं अब तो स्कूल में मत आना, तो एक उसकी टीचर रहती है, वो उसको उसके ऊपर बहुत उसका बहुत ध्यान रखती है, तो वो उससे बातचीत करती है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और उसमें से फिर उसका छुटका हो जाता है और वो स्कूल जा पाता है। ये बात एक अलग है। लेकिन अब आगे देखते हैं की जाहिराला बूट मोठे होत असल्याने ते पायातून सुटून गटारात पडणं, अशा तिला घाबरवून टाकणाऱ्या घटना सतत घडतात, त्या वेगळ्याच। परंतु ज़हीरा जो है उसको वो बूट जो है वो बड़े हो जाते हैं और वो कभी गटर में गिर जाते हैं, कभी और कुछ होता रहता है। इस तरह की घटनाएं जो है उनके जीवन में घडती ही रहती है। सगळं चालत असताना अलीच्या शाळेत धावणाऱ्या आंतरशाळेत स्पर्धेची एक नोटीस लागते। उनके स्कूल में एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन की नोटीस लगती है। सुरुवातीला अलीचं त्या सूचना फलकाकडे लक्षच जात नाही। पहले तो उसका उस सूचना बोर्ड की तरफ जो नोटिस बोर्ड है उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ज़हीराचे बूट हरवल्यापासून ज्या अडचणींना अलीला तोंड द्यावं लागतं आहे त्यानं त्याची व्यग्रता इतकी वाढली आहे की धावण्याची स्पर्धा तर सोडाच, त्याचं अभ्यासातही लक्ष नसतं। यानी अभी रोज़ वो जूते पहन के पहले जाएगी, फिर भागते हुए इसको देगी, फिर ये भागते हुए इसको लाएगा। इस सब बातों में वो सब इतना भूल गया है कि उसको उसका ध्यान कहीं भी नहीं जाता। इवन वह पढ़ाई में भी उसका ध्यान अब कम हो गया है। अचानक स्पर्धेतील 3ऱ्या नंबराच्या विजेत्याला बुटांची जोडी बक्षीस म्हणून मिळणार असल्याचं अली वाचतो आणि अक्षरशः अंतर्बाह्य थरारून जातो। जैसे ही वो पढ़ता है कि तीसरा नंबर जो जिस विजेता का यानी जो तीसरा नंबर लाएगा, जो जीतेगा तीसरे नंबर पे, उसको जो है शूज़ का पेयर दिया जाएगा, तो वो बहुत खुश हो जाता है, अंदर बाहर से एकदम थरार जाता है। उसको बहुत थ्रिल फील करता है, कसंही करून शर्यतीत भाग घेऊन तीसरा नंबर मिळवायचा व ज़हीराला बुटांची जोड़ी मिळवून द्यायची असा तो निश्चय करतो। वो ऐसा निश्चय करता है कि मैं तीसरा नंबर आऊँगा और ज़हीरा के लिए शूज़ मिल जाएंगे, बुटांची जोड़ी बक्षीस म्हणून मिळणार। हे वाचल्यावर अलीच्या मनात विचार येतो तो ज़हीराचा। स्वतःचा विचार एकही क्षण त्याच्या मनात येत नहीं। यानी जब वो पढ़ता है ये सब कि जो शूज़ मिलेंगे, तो वो पढ़ने के बाद में उसके मन में जो पहला विचार आता है वो सिर्फ अपनी बहन का, ज़हीरा का, उसका स्वतः खुद के लिए, उसका खुद के बारे में उसका एक भी बार उसके मन में विचार नहीं आता। शर्यतीचा दिवस उजाडतो। शाळातून मैदानावर धावणाऱ्या, स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी येणाऱ्या मुलांची झुंबड उडते। अब जैसे ही कंपटीशन, शर्यत यानी कंपटीशन है ना, कंपटीशन का दिन आता है, स्कूल के मैदान पर जिन्होंने कंपटीशन में भाग लिया है वो सब बच्चों की जो है झुंबड यानी भीड़ वहाँ पे आती है। कितीतरी मुलं श्रीमंत घरातली असतात, त्यांच्या पालकांनी मुलांसाठी नवीन बूट, शर्ट, ग्लुकोजची पाउडर अशा गोष्टी आणलेल्या असतात। यानी बहुत से बच्चे जो है श्रीमंत यानी रईस घर से आए हुए हैं और उनके पेरेंट्स ने उनके लिए नए शूज़, नए शर्ट, ग्लूकोज के पाउडर का डब्बा वगैरह इस तरीके की चीज़ें उनके लिए लेके आए। मुख्य म्हणजे मुलांना प्रोत्साहन द्यायला ते स्वतः आलेले असतात, ते वेगळं। यानी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो अपने बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए वहाँ पर स्वयं आए हुए थे, प्रेजेंट थे। अलीपाशी मात्र यातलं काहीच नसतं, ना तो अली के माँ बाप वहाँ आए हुए रहते, न ही उसके पास नए जूते हैं, न नए कपडे हैं, न ही उसके पास में शूज़ है ना, और न ही उसके पेरेंट्स है। त्याचे आईवडील शर्यत पाहायला येऊ शकले नसतात। खरं तर अलीनं शर्यतीत भाग घेतला हे सुद्धा त्यांना माहीत नसतं। उसके माता पिता वहाँ आए हुए नहीं हैं और उनको ये पता भी नहीं है कि जो अली है उसने इस कॉम्पिटिशन में भाग लिया। शर्यत सुरू होते, मैदानावर मुलं धावायला लागतात, प्रचंड कोलाहल सुरू होतो। हळूहळू शर्यतीचा जोर सर्वांच्या अंगात भिनायला लागतो। 5-7 मुलं शर्यतीत अग्रेसर आहेत, त्यात एक नंबर अलीचा असतो। सुरुवातीपासूनच अलीनं शर्यतीतील आपलं स्थान टिकवून ठेवलेलं आहे। जैसे ही शर्यत शुरू होती यानी कॉम्पिटिशन शुरू होता है, मैदान पर बच्चे दौड़ने लगते हैं। प्रचंड कोलाहल यानी बहुत जो है चिल्ला चोट शुरू होती है, आवाज़ शुरू हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, सबको वो कंपटीशन जो है उनके शरीर में जो है उस कंपटीशन के कारण तेज आने लग जाता है और भागने लगते हैं वे लोग। लेकिन सबसे 5-7 बच्चे जो उनमें सबसे आगे जो है वो अली रहता है और उसने उस कंपटीशन में अपना स्थान जो है बना के रखा होता है। गेल्या महिन्याभरातील सतत शाळेत धावत येण्याची सवय अलीच्या यावेळी खूप उपयोगी पडलेली आहे। यानी वो महीनाभर हो गया है जब से ज़हीरा के जो शूज़ है वो खो गए, तब से वो भागते हुए रोज़ स्कूल आता है, तो उसकी भागने की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो गई थी। वो अब उसको यहाँ पे उपयोगी पड़ रही है। पण अली सारखा पहिला येतो, परंतु उसका बार बार पहला नंबर आ रहा है। आपण 3 नंबरच स्थान टिकवून
तोंड धरण्यासाठी त्याला धडपड़ावं लगता है। अब वो बोल रहा है मुझे पहला भी नहीं आना, मुझे दूसरा भी नहीं आना है, मुझे तीसरा ही नंबर आना है। इसके लिए उसको बहुत धडपड करना पड़ रही है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा खिचातानी करना पड़ रही है। म्हणजे पहिला दुसरा नंबर येण्या इतकं पुढे जायचं नाही आणि 5वा 6वा येण्या इतकं पाठीही राहायचं नाही, अशी दुहेरी कसरत त्याला करावी लागते। आणि उसको पहला दूसरा नंबर भी नहीं आना चाहिए और 5वां 6वां भी नहीं आना चाहिए, उसको जो है बीच में तीसरे पर ही रहना है। इसके लिए उसको बड़ी कसरत करना पड़ रही है। शेवटी एकदाची शर्यत संपते, एक बार की जो है कॉम्पिटिशन खत्म होती, एकच जल्लोष होतो। अली तर इतका दमलेला असतो की त्याला जवळपास भोवळच येते। अली इतना थक जाता है कि उसको चक्कर आने लगते, भोवळ याने चक्कर आने है ना। थोडासा भानावर आल्यावर सगळ्यात आधी अली मोठ्या आशेने शिक्षकांना विचारतो, सर मी तिसरा आलो ना। जब उसको होश आता है तो वो भानावर आल्यावर यानी थोडासा होश आने पर वो अपने टीचर से पूछता है कि मेरा तीसरा नंबर आया ना। तर शिक्षकांना त्याचा ह्या प्रश्नाचा अर्थच कळत नाही, ते उलट मोठ्या कौतुकानं आलेला तो तिसरा नसून पहिला आल्याचं सांगतात। और शिक्षक जो है उसको बताते हैं कि तू तीसरा नहीं बल्कि पहला आया है। शिक्षकाचे ते शब्द अलीच्या कानावर पडतात, तो कमालीचा निराश होतो। अब जैसे ये टीचर उसको बताते वो बहुत निराश हो जाता है, उसको बड़ा दुख होता है, त्याच्या हृदयात आकांत माजतो। उसका जो है हृदय जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। आकांत मस्त मतलब दुखी हो जाता है। आपण तिसरे आलो नाही याचा अर्थ आपल्याला बोटांची जोडी बक्षीस म्हणून मिळणार नाही। अब वो तीसरा नहीं आया इसलिए उसको शूज़ नहीं मिलेंगे हे त्याच्या लक्षात येते, ये उसको समझ में आ जाता है। झहीराला तर त्यानं बूट घेऊन येतोच असं जोरदार आश्वासन दिलेलं असतं। उसने तो झहीरा को ये बताया हुआ रहता है कि मैं तो तेरे लिए जो है शूज़ लेकर आने ही वाला हूँ, इस तरीके से उसको आश्वस्त किया हुआ रहता है। आपण कोणत्या तोंडानं बहिणीसमोर जावं हे कोडं अलीला उलगड़त नहीं। अब अपन कौन सा मुँह लेके अपनी बहन के सामने जाए, ये उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, है ना। उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। उरलेल्या समारंभात अलीच्या चेहऱ्यावर हास्याची किंचितही रेखा दिसत नहीं। आगे का जो भी समारंभ होता है उस कॉम्पिटिशन का, उसमें उसके चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं आती। शेवटी निरुपाय होऊन अलीला घरी जावं लागतं। और फिर बिना अब कोई उपाय ही नहीं है, अब क्या करे, तो फिर उसको घर जाना ही होता है। दारातून आज शिरता समोरच त्याला झहीरा दिसते। उत्कंठेनं त्याची वाट बघणारी, रिकाम्या हातानं समोर उभ्या राहिलेल्या भावाला बघताच झहीरा काय समजायचं ते समजते। अभी जैसे घर में जाता है झहीरा उसके सामने ही खड़ी रहती है। वो भी बड़ी उत्कंठा से उत्सुकता से जो है उसकी राह देखती रहती है। वाट बघणे मतलब राह देखने, उत्कंठा है ना, उत्सुकता से, है ना। रिकाम्या हाथानं और खाली हाथ से जो अपना भाई सामने खड़ा है वो देखकर उसको जो समझना चाहिए था वो समझ जाती है। खरं म्हणजे हा चित्रपट इथंच संपतो किंवा संपायला हवा। अब यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि एक्चुअली ये जो चित्रपट है ये क्योंकि ये फिल्म है इसके ऊपर बनी हुई है ना, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, तो वो बोल रही है कि ये एक्चुअली ये पिक्चर तो यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मात्र त्यात मध्येच केवढं काही सेकंद टिकणारं एक दृश्य दाखवलं गेलं आहे। परंतु वहाँ पर कुछ थोड़ी ही देर सेकंड्स के लिए रुकने वाला एक जो है सीन बताया गया है। चित्रपटच्या अगदी शेवटी अलीचे वडील सायकल हातात धरून घरी येताना दाखवले आहे। एकदम पिक्चर के एंड में जो है अली के पिताजी सायकल हाथ में लेकर घर आते हुए दिखते हैं आणि त्यांच्या सायकलच्या मागच्या बाजूला स्टंडला लावलेली बुटांची 2 खोकी प्रेक्षकांना दिसतात। और उनकी सायकल के पीछे के बाजू में जो स्टैंड लगा हुआ रहता है वहाँ पर 2 शूज़ के जो खोखे हैं यानी बॉक्स है वो वहाँ पे जो प्रेक्षक है यानी दर्शक जो पिक्चर देख रहे हैं उनको दिखते हैं। किंचित उघड्या असलेल्या त्या खोक्यातून डोकावणारे बूट और वो जो खोखे हैं या वो जो डब्बे हैं शूज़ के या बॉक्स है उनमें से वो थोड़े थोड़े खुले हैं और उनमें से जो है शूज़ बाहर की तरफ दिख रहे हैं थोड़े। तर एक जोड अलीचा व दूसरा झहीराचा आहे याची साक्ष पटवतात व प्रेक्षक सुटकेचा निश्वास टाकतात। अभी प्रेक्षक जो है, जो दर्शक लोग हैं जो देख रहे हैं उनको लगता है कि इसमें से एक जोड़ जो बूट है वो झहीरा का होगा और दूसरा जो है वो किसका होगा, अली का होगा। और इस तरीके से प्रेक्षक यानी दर्शक जो है वो पिक्चर ख़त्म होने का आनंद लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनको इस बात का समाधान मिल जाता है कि चलो अब दोनों बच्चों को जो है जूते मिल गए हैं। गोष्टी जन्मांतरीच्या ह्या लेखसंग्रहातनं हा लेसन म्हणजे हा अध्याय घेतलेला आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मला पूर्ण उम्मीद आहे, आशा आहे की तुम्हाला चिल्ड्रन ऑफ हेवन हा लेसन खूप छान व्यवस्थितपणे समजला असेल। जर काही समजलं नसेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून विचारू शकता। माझ्या ह्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि जमेल तर शेअर ज़रूर करा, ठीक है, शेअर पण करा। विद्यार्थियों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर करें, मिलजुल कर पढ़ें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्ते।